गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। आज आपके बीच में टोटल लॉस, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस टॉपिक लेकर के मौजूद हूँ और इस पर डिस्कशन करते हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोनों के लिए, इंश्योर्ड और इंश्योरेंस के लिए और सर्वेयर के लिए भी। जैसा कि हम जानते हैं कि मोटर इंश्योरेंस, जितना ज़्यादा मोटर इंश्योरेंस मार्केट में है उतने ज़्यादा लॉस भी है। और वो लॉस हो सकता है रिपेयर बेसिस पे, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस पे, टोटल लॉस पे और थर्ड पार्टी लॉस पे। द मोटर इंश्योरेंस पोर्टफोलियो रिमेन्स द लार्जेस्ट चंक ऑफ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ द ग्रॉस प्रीमियम इनकम फॉर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज and also the largest client base both for public and private insurers. The motor claims are also recorded highest in numbers and value, and naturally the outgo of the money in the terms of the servicing and paying for the motor claim is also on the higher side. जैसा बीमा है उसी हिसाब से क्लेम भी ज़्यादा है। मोटर क्लेम्स fall in the repair category, but there are also some grave accidents reported leading to extensive damage to the insured vehicle. Such vehicles are either destroyed or rendered permanently incapable of use. जो टोटल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं या वो इस तरह में होती हैं कि वो रिपेयर भी नहीं हो सकती और किसी यूज में भी नहीं आ सकती हैं। सच क्लेम्स आर ट्रीटेड एज ए केस ऑफ टोटल लॉस। इस तरह के क्लेम को टोटल लॉस कहते हैं। जैसे गाड़ी खाई में चली गई, ख़त्म हो गई, उसको निकालने में और जो है ना उसको निकाल के लाने में जो कास्ट लगेगी वो उसकी वैल्यू से भी ज़्यादा आएगी, तो इसे हम टोटल लॉस की कैटेगरी में ही डालेंगे और वो टोटल लॉस ही होगा, उसमें आईडी भी इंश्योर्ड को मिलेगा। सच क्लेम्स आर ट्रीटेड एज केस ऑफ टोटल लॉस और कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। लोग सोचते हैं कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस का मतलब है कि अगर टोटल लॉस बन रहा है तो उसके बना दो। ऐसा है नहीं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी होती है, बाय द वे उनका सम इंश्योर्ड या आईडीपी कम हो गई और वो बाहर रिपेयर होकर के वो इनकैपेबल नहीं हो पाती है गाड़ी। ज़्यादा सीवियर डैमेज में भी गाड़ियां बिल्कुल मेंटेन होने लायक रहती हैं। इसके बावजूद भी ज़बरदस्ती उनको टोटल लॉस किस तरह से किया जाता है कि 16 लाख की सम इंश्योर्ड है, 15 लाख रेक वैल्यू, 1 लाख इंश्योरेंस कंपनी इंडemnify करती है। ये कहाँ का न्याय है? किस तरह से न्याय हो सकता है? मैं इसको टोटल लॉस, इस तरह के टोटल लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये जस्टिफाइड नहीं है। जस्टिफाइड इसलिए नहीं है कि अगर आप रेक वैल्यू दे रहे हैं तो रेक वैल्यू का मतलब होता है कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड व्हीकल, और साल्वेज जिसे बोलते हैं, साल्वेज का मतलब है कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया, उसका रीयूज हो ही नहीं सकता है, वो ख़त्म चीज़ है। तो साल्वेज वैल्यू भी यहाँ पे दोनों में आप डिफाइन नहीं कर सकते हो ऐसी गाड़ी को जिसकी वैल्यू आप 15 लाख रुपए लगा रहे हैं। तो इसलिए बट हु डिसाइड्स एट व्हाट स्टेज ए डिमांड डैमेज्ड व्हीकल क्वालिफाइज टू बी डिक्लेयर्ड एज ए टोटल लॉस और कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस? आर देयर एनी स्पेसिफिक गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब्ड इन द इंश्योरेंस पॉलिसी एज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? Are the insureds always getting a fair dealing for the insurers in the terms of claim settlement in event of the loss reported and suffered by him? जैसा कि अभी मैं बातचीत कर रहा था उसी पे है। While disposing of the wreck in total loss claims are insurers abiding the provisions of the Motor Vehicle Act? Motor Vehicle Act का provisions abide करने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव रहे हैं और अभी जो है ना वर्किंग ग्रुप ने भी कुछ एक रिपोर्ट दिया था। उस रिपोर्ट के हिसाब से मैं आपको दिखाऊं कि इसमें बताऊं कि इसमें उन्होंने लिखा है द व्हीकल विल बी कंसीडर्ड टू बी ए CTL where the aggregate assessed cost of retrieval or the repair of the vehicle before application of depreciation, salvage and deductibles exceeds 75%. इनका कहने का मतलब है कि अगर नील डे पॉलिसी है या नहीं है, नहीं भी नील डे पॉलिसी है तब भी 75% अगर एस्टीमेट इस उस गाड़ी बनाने की जो एक्चुअल कास्ट आएगी, एस्टिमेटेड वैल्यू नहीं, एक्चुअल जो कास्ट आएगी वो 75% एक्सीड कर रही है तो उसको टोटल लॉस किया जाएगा। यहाँ प्रिंसिपली समझने वाली बात है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। फैक्चुअली कुछ अलग चीज़ें होती है। फैक्चुअली ये होती है कि जिसको टोटल लॉस कराना होता है। कभी कभी इंश्योर्ड की भी ज़बरदस्ती होती है, कभी इंश्योरर की बेईमानी होती है।
तो इंश्योर्ड की ज़बरदस्ती इस बात की होती है कि गाड़ी तो 50% में बन जाएगी, लेकिन वो कह रहे नहीं जी टोटल लॉस होगी, एस्टीमेट बना करके 100% का लेके आता है, ज़्यादा का लेके आता है। तो ये डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं। लेकिन इस भाषा को समझना बहुत ज़रूरी है। ए व्हीकल विल बी कंसिडर्ड टू बी ए CTL where the aggregate assessed cost of retrieval and repair of the vehicle before application of depreciation, salvage and deductibles exceeds 75% of sum insured IDB। जो IDB है उसको एक्सीड कर रही है, 75% एक्सीड कर रही है, लेकिन ये एक्चुअल रिपेयर कास्ट होनी चाहिए उसके। और ये भी बताऊं कि बहुत ऐसी सरकारी कंपनियां हैं जिनके पास सर्कुलर्स हैं, उन सर्कुलर्स में लिखा हुआ है, वो सर्कुलर के हिसाब से है कि अगर आपकी गाड़ी नील डिप नहीं है, व्हीकल नील डिप नहीं है, तो वो डिप्रिसिएशन वगैरह भी काट करके जो 75% एक्सीड करता है तब टोटल लॉस करते हैं। उस केस में इंश्योर लड़ता है। इस केस में इंश्योरेंस जो है ना बेईमानी करते हैं, उसकी रेक वैल्यू लगा करके, लंबी चौड़ी रेक वैल्यू लगा करके या तो वो ले या किसी दूसरे को देंगे और इंडेमनिफिकेशन बिल्कुल जीरो हो जाता है। और ऐसे बहुतेरे केस सामने आ रहे हैं और मार्केट में लोग परेशान हो रहे हैं। और लेकिन प्रिंसिपल ये नहीं है, प्रिंसिपल ये है, इन ऑल द केसेस ऑफ टोटल लॉस CTL द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द व्हीकल शैल बी कैंसिल्ड एंड क्लेम शैल बी सेटल्ड ओनली आफ्टर द इंश्योर्ड सबमिट द कैंसिल सर्टिफिकेट। ये तो डायरेक्टिव है। और ये लोग सोच रहे हैं अब इसमें टोटल लॉस, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस को जो है ना हम किस तरह से मानेंगे, किस तरह से समझेंगे। ये दोनों तरफ रीजनेबलनेस होना चाहिए। इंश्योर्ड को भी इंसिस्ट नहीं करना है कि मेरी गाड़ी, मैं जो गाड़ी नहीं रखनी है मैं तो टोटल लॉस कराऊंगा, और इंश्योरर को भी ये देखना है कि उसकी रेक वैल्यू का मतलब है कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड वैल्यू। और तुम लिख कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड वैल्यू का मतलब ये नहीं होता है कि सम इंश्योर्ड का 90%। अरे सम इंश्योर्ड का 90%, IDB का 90% कहाँ से वो रेक वैल्यू हो जाएगी, कौन से मैथमेटिक्स से हो जाएगी। तो ये आपकी डिसऑनेस्टी है, बेईमानी है। द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आप कैंसिल कराना बहुत ज़रूरी होता है और उसके लिए दिया है। लेकिन एज ए कस्टमर आपको ये भी समझना पड़ता है कि इन द इवेंट ऑफ लॉस आपको क्या क्या ऑप्शन हैं और कैसे कैसे ऑप्शन हैं। अगर आपकी गाड़ी रिपेयर होने में 75% एक्सीड नहीं कर रही है और रिपेयर में ही आ रही, तो आप गाड़ी को रिपेयर कराओगे, या आपका अटैचमेंट गाड़ी से है तो आप रिपेयर कराओगे, तो आप उस केस में इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है आपके रिवर्स काम करे। तो ऐसी स्थिति में बैलेंस स्थिति लाना होता है। बैलेंस स्थिति का मतलब ये होता है कि अगर टोटल लॉस ना हो करके कैश लॉस में आप जाते हैं, ऑप्शन वो देते हैं और आपको रीजनेबल लगता है तो आप कैश लॉस ले सकते हैं। कई नेट ऑफ साल्वेज भी है और कैश लॉस नेट ऑफ साल्वेज भी है। कैश लॉस नेट ऑफ साल्वेज को ज़्यादातर अभी इंश्योर्ड भी अडॉप्ट कर रहे हैं और इंश्योर्ड भी अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन आप नेट ऑफ साल्वेज के नाम पे रेक वैल्यू हाई है, उसको मार्केट में आप बेच दे रहे हो, इसका मतलब है कि वहाँ पे लकूना है। लकूना किस बात का है कि गाड़ी की मार्केट वैल्यू 20 लाख है, सम इंश्योर्ड 16 लाख है और रिपेयर कास्ट 10 लाख आ रही, 11 लाख आ रही है। तो इंश्योरेंस कंपनी 10-11 लाख से बचने के लिए उसकी रेक वैल्यू लगवा देता है 15 लाख, और 15 लाख में की रेक वैल्यू में 1 लाख उसको इंडेमनिफिकेशन देना पड़ता है। बाकी तो उसी की प्रॉपर्टी बेच रहे हो तुम, उसे इंडेमनीफाई कहाँ कर रहे हो, उसी की प्रॉपर्टी तो बेच करके उसी के टोपी पहना रहे हो। तो ये तरीका नहीं है। लेकिन इसमें तरीका सिस्टम के साथ है कि आपका रिपेयर एस्टीमेट 75% अगर एक्सीड कर रहा है, चाहे वो नील डिप हो चाहे नॉन नील डिप हो, वो टोटल लॉस की स्थिति में बन सकती है। लेकिन अब उसमें दोनों तरफ का क्या प्रॉफिट है, क्या इकोनॉमिकल पड़ रहा है। वो इकोनॉमिकल का मतलब ये नहीं होता है कि एक को इकोनॉमिकल पड़े दूसरे को जो है ना लॉस पड़े, ऐसा नहीं। दोनों को इकोनॉमिकल होना चाहिए। इकोनॉमिकल मीनिंग दोनों को इकोनॉमिकल पड़े, इंश्योरेंस कंपनी को भी सेटल करने में कोई दिक्कत ना हो और इंश्योर्ड को भी कोई लॉस ना हो। और इंश्योर्ड की गाड़ी बाय द वे किसी गलती की वजह से, इंश्योर्ड की गलती की वजह से भी हो सकता है और वो बीमा करने वाले की गलती की वजह से भी उसकी सम इंश्योर्ड 10 लाख कम हो गया। अब 10 लाख कम हो गया और आप IDB का बेस लेकर के उसका टोटल लॉस करने के चक्कर में लगे हुए हो। टोटल लॉस होगी नहीं अगर आप रेक वैल्यू एक्चुअल
में वैल्यू लगाओगे तो नहीं टोटल लॉस होगी। लेकिन अगर आप उसकी मार्केट वैल्यू लगवा दोगे, गाड़ी की मार्केट वैल्यू के बेस पे ये मार्केट वैल्यू है और तुम ये साल्वेज इतने का ले लो, बनवा करके तुम 22 लाख का बेच देना, तो वो 22 लाख की गाड़ी तो बनी जाएगी। वो 22 लाख की में 1 लाख तो 2 लाख वो कमा लेगा, वो बना लेगा। लेकिन आपने यहाँ किसका नुकसान किया? इंश्योर्ड का नुकसान किया। इंश्योर्ड का जो 16 लाख वैल्यू थी, तो उसके बेस पे जो है 15 लाख का आपने रेक वैल्यू लगाई। तो ये एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। 15, 16, 20, 25, 40, 50 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये रिपेयरिंग बेस सबको आसान सा लगता है, सही लगता है, जस्टिफाइड लगता है। जो बिल आती है उसमें नील डेप की है तो डिप्रिसिएशन नहीं लगता है। अगर कंज्यूमेबल कवर है तो कंज्यूमेबल के पैसे मिलते हैं, और भी एड ऑन कवरेज है तो उनके भी पैसे मिलते हैं। लेकिन टोटल जब वो गाड़ी जो ना रिपेयर के बाद उसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है जिसमें सम इंश्योर्ड कम होने से, मार्केट वैल्यू ज़्यादा होने से इंश्योरेंस जो है ना अपना इंटरेस्ट देखने लग जाता है, तो वहाँ पे रिप्ट आ जाता है। वो रिप्ट को जो है ना बिल्कुल जस्टिफाइड तरीके से रीजनेबली सॉल्व करना होता है। वो इंश्योरेंस कंपनी को भी कुछ समझना चाहिए और कुछ इंश्योर्ड को भी समझना चाहिए, तभी बात बनेगी टोटल लॉस में। इसलिए टोटल लॉस के ज़्यादा केसों में डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा है। और ये जरूरी है कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है जिसके यहाँ हेड ऑफिस से सर्कुलर आया हुआ है कि वो टोटल लॉस तभी करेगा जो टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से उसका डेप्रिसिएशन काट के अगर उसकी वैल्यू 75% एक्सीड कर रही है, तभी वो टोटल लॉस की स्थिति में जाएगा। नहीं तो वो रिपेयर के लिए इंसिस्ट करेगा और रिपेयर करवाते हैं। और जब रिपेयर हो सकती है, हो भी जाती है, मैंने 90% केस में देखा है कि जहाँ पे इंश्योर्ड टोटल लॉस के लिए लड़ रहा है, इंश्योरेंस कंपनी और सरकारी कंपनियाँ जो गवर्नमेंट कंपनियाँ वो टोटल लॉस नहीं देती हैं, वो रीजनेबलनेस में पड़ जाती हैं। वो रीजनेबलनेस में रिपेयर भी हो जाती है। वो चाहे उसी डीलर पे कराएं या कहीं बाहर करा लेते हैं तो भी बन जाती है। डीलर पे भी वो 75% नहीं एक्सीड करती है और गाड़ी बन जाती है। कुछ लॉस उसको उठाना पड़ता है, बाकी इंश्योरेंस कंपनी से पे हो जाता है। कंपनसेशन तो है ही है, ये रिम्बर्स भी हो जाता है और कैशलेस भी हो जाता है। कैशलेस के केस में आपको उसमें पैसे मिल जाते हैं। लेकिन जहाँ पे मामला आईडीबी का रहता है वहीं गड़बड़ होता है। उस गड़बड़ी में इंश्योर्ड को डिप्राइव होना होता है। और इंश्योर्ड को ये बात समझनी चाहिए कि हमारी किसी भी हालत में आईडीबी मार्केट वैल्यू से मतलब 95%, 105% के बीच में होनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। पता लगा कि आपने 60% करवा दिया अपनी आईडीबी वैल्यू, तो आप नुकसान उठाओगे टोटल लॉस के केस में, चोरी के केस में, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस के केस में उठेगा। और इंश्योरेंस कंपनी फायदा उठाएगी, इंश्योरेंस कंपनी लेकिन फायदा उठाएगी रीजनेबल ढंग से फायदा उठाना है, नॉन रीजनेबल ढंग से नहीं, मतलब इररिस्पॉन्सिबल रूप से नहीं कि 16 लाख सम इंश्योर्ड 15 लाख रेक वैल्यू, ये इट इज़ नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। मतलब कानूनी ढंग से तो है, एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं जस्टिफाइड है, किसी भी तरह से नहीं है। तो दोस्तों टोटल लॉस और कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस का मतलब है कि थेफ्ट हो गई तो टोटल मिलेगा, तो टोटल लॉस हुआ। और एक और भी एड ऑन कवरेज इस समय आ रहा है, रिटर्न टू इनवाइस। रिटर्न टू इनवाइस के कवरेज को ले लेते हैं लोग, तो वो रिटर्न टू इनवाइस का मतलब पूरी इनवाइस वैल्यू उनको मिलती है, लेकिन कब मिलती है? जब टोटल लॉस आ जाएगा या कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस आ जाएगा। 75% एक्सीड कर गई तो वो टोटल लॉस की स्थिति में आ गई, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस की स्थिति में आ गई। तो रिटर्न टू इनवाइस इज ए कवर दैट इज पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। द एड ऑन अलाउज यू टू रिसीव कंपनसेशन इक्वल टू द कार्स इनवाइस वैल्यू। जो कार की परचेज वैल्यू थी, इनवाइस वैल्यू थी, जिस समय आपने खरीदा था, वो वैल्यू बनती है द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द कार व्हेन यू बॉट इट। जब आपने खरीदा था उस समय का। द क्लेम अप्लाइज व्हेन ए कार इज स्टोलन और व्हेन इट इज बियॉन्ड रिपेयर। अगर वो बियॉन्ड रिपेयर हो गई है, टोटली डिस्ट्रॉयड हो गई है और वो ऐसी स्थिति में हो गई है कि इनकेपेबल है और बिल्कुल बन नहीं सकती, बनने पर भी नहीं सफल हो सकती है, तो ऐसी गाड़ी को जो ना टोटल लॉस कर दिया जाता है। ना कि दूसरी गाड़ी जो एकदम बनने लायक है और उसको हम दूसरे को बेच करके टोटल लॉस शो कर रहे हैं, वो इलीगल है। मेरे हिसाब से बिल्कुल इलीगल है, कानून के हिसाब से भी है, एक लेमैन के हैसियत से भी अगर हम कहें तो बिल्कुल इलीगल है जी। 16 लाख का सम इंश्योर्ड, 15 लाख का वैल्यू बिल्कुल इलीगल है। और द क्लेम अप्लाइज व्हेन ए कार इज स्टोलन और व्हेन इट इज बियॉन्ड रिपेयर द आरटीआई कवर कम्स टू योर रेस्क्यू। Then with the coverage you can stay assured are getting the full invoice value as compensation on road price you paid for your car। जो रोड प्राइस था
जो रोड प्राइस पे ऑन रोड प्राइस पे आपने खरीदा है, दैट रोड प्राइस जो है ना आपको मिलेगी, वो कंपनसेट होगी और कंपनसेट भी हो जाएगी, और आपका जो है ना रिटर्न टू इनवाइस के बेस पे वो लॉस आपको जो भी है गुड ऑफ लॉस जिसको हम कह सकते हैं, इंडिमनिफाई भी, इंडिमनिफिकेशन भी कहते हैं, इंडिमनिफाई भी हो जाता है। तो ये रहा टोटल लॉस, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस, कैश लॉस, नेट ऑफ साल्वेज। कैश लॉस नेट ऑफ साल्वेज भी एक ऑप्शन चल रहा है, और रिटर्न टू इनवाइस लॉस, ये सारे टोटल लॉस के तरीके हैं। और ये टोटल लॉस में आपको आईडीबी बेस होता है, और आईडीबी किसी भी हालत में कम नहीं होनी चाहिए। मार्केट वैल्यू से अगर कम हुई तो आपके साथ अन्याय हुआ, और अगर मार्केट वैल्यू के अप्रॉक्सीमेट रही तो किसी भी रिपेयरर पे आप जाएंगे तो ऐसी कारें आजकल बन रही हैं कि वो टोटल लॉस की स्थिति तभी बनेगी जब वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, और आपकी पार्शियली डिस्ट्रॉयड हुई है, कुछ बॉडी पैनल्स गए हुए हैं, उसकी वजह से आपकी गाड़ी टोटल लॉस हो रही है, जो कि रिपेयर हो सकती है और गाड़ी में की कैपेसिटी में और कैपेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो टोटल लॉस नहीं हो पाएगी। लेकिन सेंटर्ड आपको होना है आईडीपी पे। आईडीपी आपका किसी भी हालत में मार्केट वैल्यू से इधर उधर नहीं होना चाहिए, आसपास होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस में नहीं होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि टोटल लॉस के विषय में एक जनरल आइडिया तो आपको मिल ही गया, और जनरल आइडिया के रूप में बहुत प्रावधान हैं, इस पर तो काफ़ी डिस्कशन किया जा सकता है, और बहुत परेशानियाँ इंश्योर्ड की तरफ से, भाई इंश्योर्ड की तरफ से भी क्रिएट होती हैं, और इंश्योरेंस कंपनियों में इनके डिस्प्यूट चलते रहते हैं। और मुझे लगता है कि आज की डेट में 50% डिस्प्यूट इसी बात का है, मोटर क्लेम का, और इन कंप्लेंट में ना IRDA कुछ कर पा रही है। IRDA का काम है कि प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स, वो पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। इंश्योरेंस कंपनियों का भी काम है कि इंडेमनिफिकेशन रीजनेबल होना चाहिए, में गुड ऑफ लॉस रीजनेबलनेस में होना चाहिए। वो लोग कमाने में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से क्लेम को रिजेक्ट करो, किसी भी तरह से क्लेम को कम करो, किसी भी तरह से वो लॉस को जो है ना हमें किसी टोपी पहनाना है इंश्योर्ड को। तो ये टोपी तभी आपको पहनाई जाती है जब आप खुद अपने आप टोपी पहनने के लिए तैयार होते हो। इसलिए आईडीबी पे ध्यान रखिए, और गाड़ी बन जाती है। अगर टोटल लॉस की स्थिति में नहीं है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड नहीं है, तो बन जाती है, हर हाल में बन जाती है, नहीं तो बाहर बन जाती है, उनके सब पार्ट मिलते हैं और गाड़ी एज इट इज़ हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गई, चेसिस गया, इंजन गया, तो आपकी गाड़ी नहीं बन सकती है। तो उस हालत में टोटल लॉस ही होना चाहिए, और वही टोटल लॉस है मेरे हिसाब से। बाकी ये जो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस, कैश लॉस, नेट ऑफ साल्वेज, कैश लॉस, नेट ऑफ साल्वेज, नेट ऑफ साल्वेज, ये सारे ये भ्रम है। और ये भ्रम तभी तोड़ा जा सकता है जब दोनों समझदार हो, इंश्योर्ड और इंश्योर्ड दोनों समझदार हो, और आईडीबी एक एग्जैक्ट जगह पे हो। बस दैट्स ऑल। इन्हीं शब्दों के साथ आशा है कि आप लोगों ने बहुत कुछ समझा होगा। समझे हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, थोड़ा चैनल को चलाएं। और मेरे ख्याल में इंश्योरेंस फील्ड में लोगों का इंटरेस्ट है, तो इसमें हमारी 67-68 वीडियो हो चुकी हैं, जिसमें जहां उठा के देखना चाहें, मोटर, मिसलेनियस, इंजीनियरिंग, फायर, मरीन तक पे मैंने डाला है और डालता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।